वेलकम एवरीवन, माय नेम इज मोहित, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। इस वीडियो में बात करेंगे बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो फर्स्ट हाफ में हमने वार्नर थ्योरी अच्छे से देख लिया था। इस वीडियो में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इनको अच्छे से देखने वाला है। और मैंने बहुत अच्छे से आपके लिए मेहनत करके सारे कैसे, देखो एनसीईआरटी में तो सब दे रखा है, लेकिन आप इसको कैसे इजीली समझ सको उसके लिए मैंने बहुत अच्छे से सारे पीडीएफ्स आपके लिए बहुत मेहनत से तैयार किए हुए हैं। और मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अभी जो भी टॉपिक आपके बचे हुए हैं इस चैप्टर से, आपको दूसरा कोई भी लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैंने अच्छे से हर एक टॉपिक को आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। और मतलब इससे ना बहुत अच्छे इस साल क्वेश्चन बिल्कुल प्रोबेबिलिटी आने की, क्योंकि जो नीट 2023 के दोनों जो पेपर हुए थे उसमें आपके आइसोमेरिज्म और नोमेनक्लेचर से ही क्वेश्चंस आए हुए थे। तो जो बचे हुए टॉपिक है अभी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके वीवीटी हैं और सीएफटी वाले टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो वार्नर थ्योरी जो है हमने अपने स्टार्टिंग में ही कर लिया था, ठीक है, वो फर्स्ट वीडियो में। अभी हम यहाँ पे वीवीटी और सीएफटी को बिल्कुल अच्छे से करने वाले हैं। तो वार्नर ही जो फर्स्ट था, जो कि बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मैंने एक्सप्लेन किया था, और ये बहुत सारे आंसर नहीं कर पाया था बहुत सारे डाउट को। तो वो पहले देख लेते हैं कि हाँ वार्नर्स ने क्या क्या एक्सप्लेन नहीं किया था, फिर वीवीटी पढ़ने वाला है अच्छे से। तो पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी हमारे रिमार्केबल प्रॉपर्टीज़ थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ होते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के अंदर, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर जो मैग्नेटिक बिहेवियर है, जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ है, वो उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तब यहाँ पे हमारे वीवीटी है, फिर सीएफडी है। हमारे सिलेबस में ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, लिगेंड फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी, ये जो है हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम बस दो ही जो सिलेबस में वही पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अच्छे से। देखो इसमें जो मेन आपके क्वेश्चन आते हैं वो हाइब्रिडेशन के ऊपर आते हैं, ये आपको निकालना बहुत अच्छे से आना चाहिए। ज्योमेट्री के ऊपर आते हैं, फिर मैग्नेटिक बिहेवियर के आते हैं कि हाँ पारामैग्नेटिक कौन है, डायमैग्नेटिक कौन है, वो निकाल के दिखाओ, मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल के दिखाओ। तो इससे आते हैं। तो बस हम जल्दी से इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंपल सा कुछ है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो मेटल और हमारे आयंस हैं, ये जो है अपने NS, NP, ND, N-1D, ये सारे जो हैं अपने लिगेंड के इन्फ्लुएंस में आके अपने हाइब्रिडेशंस शो करते हैं और एक डेफिनेट ज्योमेट्री फॉर्म करते हैं। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मेरे फॉर्म होते हैं, ये ओवरलैप करते हैं लिगेंड के ऑर्बिटल के साथ और हमारे डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को, और यहाँ पे बॉन्डिंग होता है। मतलब सिंपल सा है कि हाँ कैसे मेटल आयन और लिगेंड के बीच में, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, ठीक है। तो ये डिफिनेशन हो गया। जो हमको रियल में जो पढ़ना है वीवीटी के अंदर, वो ये पहले इसको तो रट लो। अगर ये आपका अभी रटा हुआ नहीं है तो फिर आगे बढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडेशन जो पॉसिबल, देखो मैंने अच्छे से हाइब्रिडेशन केमिकल बॉन्डिंग में बहुत डिटेल में 20 मिनट का एक लेक्चर अलग से अपलोड किया था हाइब्रिडेशन के ऊपर। तो उसको आप अगर नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो जो हाइब्रिडेशन पॉसिबल है वो है हमारा sp3, और ये टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल का मैंने यहाँ पे देखो ये सब मैंने साथ में आपको कैसे इजीली समझ में आ जाए उस सब कुछ सोच के मैं आया हूँ। तो ये सारे मैं फिगर्स आपको लिए ऐड कर दिया हूँ। तो टेट्राहेड्रल कैसे होता है, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हमारा जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। फिर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो DsP2 भी हो सकता है। अगर sp3 हो तो मेरा टेट्राहेड्रल होगा, अगर DsP2 हो तो ये मेरा स्क्वायर प्लेनर होगा। अभी देखो ये स्क्वायर प्लेनर क्या होता है, तो आप ऐसे एक ही प्लेन में हमारे चारों लिगेंड्स होते हैं और मेटल आयन होते हैं। तो DsP2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि DsP2 जब भी होगा तो मेरा स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो गया तो ये sp3D होगा, यानी कि sp3D यानी कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। यानी कि देखो एक ट्रायंगल में 3 लिगेंड होंगे और 2 पिरामिडल हमारे लिगेंड होंगे, तो ये हो ना ट्राइगोनल और बाई पिरामिडल होंगे। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 5 पे। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे 2 पॉसिबल हैं, sp3D2 या D2sp3, लेकिन दोनों का जो हमारा स्ट्रक्चर है, शेप है, वो ऑक्टाहेड्रल ही होगा। तो पहले आप इसको नोट करके फिर आगे बढ़ना कि हाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे कौन कौन से पॉसिबल हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे कौन कौन से पॉसिबल हैं और इनका शेप क्या है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जो हमको बेस्ट क्वेश्चन आता है कि हाँ आपको दे देंगे ये कि कोई भी आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और बोलेंगे इसका बताओ हाइब्रिडेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक बिहेवियर सब कुछ एक्सप्लेन करो। तो देखो एनसीईआरटी में दे तो रहेगा, लेकिन मेशअप करके दे रखा है, आपको याद नहीं होगा, इससे समझ में नहीं आएगा। तो मैंने आपकी देखो 4 कंपाउंड एनसीईआरटी में पहले आपको डिटेल में दे रखे हैं, पहले उनकी बात कर लेंगे, फिर आप एग्जाम्पल से प्रैक्टिस कर लेना खुद से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले जो हमारे हैं वो ये दे रखा है CONH3 6 3+। तो इसको हम सबसे पहले ये जो करते हैं कि देखो आपको पता होगा कि हाँ ये सेंट्रल मेटल एटम है हमारा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए। NH3 जो क्या है न्यूट्रल लिगेंड है, तो CO+3 कोबाल्ट +3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा मेरा, ठीक है। तो इसका अब हम पता करने वाले हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो आपको दिख रहा है कि हाँ 6 लिगेंड जुड़ा हुआ है, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ। अब आपको याद होना चाहिए कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है हमारा तो 2 हाइब्रिडेशन पॉसिबल है, D2sp3 या sp3D2।
दोनों ही हमें हाइब्रिडेशन जो है बिल्कुल पॉसिबल है। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है कि इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो देखो कोबाल्ट तो 27 ऑक्सीडेशन नंबर मतलब 27 इसका एटॉमिक नंबर हो गया, तो हाइब्रिडेशन 3d7 4s2 हो गया। लेकिन यहाँ पे हमको जो निकालना है हाइब्रिडेशन वो CO+3 का निकालना है। तो 3 इलेक्ट्रॉन इससे लूज कर दो तो बनेगा 3d6 4s0। तो अभी तक हम क्या हुआ है, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर लो, कोऑर्डिनेशन नंबर पता कर लो, फिर उसका हाइब्रिडेशन नोट कर लो। अब जो हाइब्रिडेशन है इसको एक बार आप प्रैक्टिस के लिए लिख के दिखा दो, ठीक है। तो 3d 4s 4p 4d, ऐसे तो 4s पहले लिखते हैं लेकिन हम आउटर इलेक्ट्रॉन को बाहर मतलब आउटर सेल को बाहर लिखेंगे और छोटे सेल को अंदर लिखेंगे। तो 3d हमारा ये है 4s 4p 4d, तो 3d6 है तो हमारे ये फिलअप हो गए हुन्स रूल के अकॉर्डिंग। अब हमारे जो बचे हुए हैं 4s 4p 4d, तो हमको क्या करना है कि 6 लिगेंड है हमारे, तो 6 ऑर्बिटल चाहिए हाइब्रिडेशन के लिए। तो एक एस का 3p का और 2d का अगर हम ले लें तो बन जाएगा sp3d2, तो बहुत अच्छे मेरा हो जाएगा। तो लेकिन हम यहाँ पे हमारे और 4 ऑन पेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट से पता किए तो ये डायमैग्नेटिक नेचर का था, ठीक है। यानी कि हम कुछ ना कुछ गलत एजम्पशन किए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको ये नोट करना होगा कि NH3 जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। आप उसकी टेंशन मत लो कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कौन वीक फील्ड लिगेंड है, हम सब कुछ आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी बस याद कर लो कि NH3 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, जो भी यहाँ पे ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से इनकी पेयरिंग करा देगा, ठीक है। तो पेयरिंग कराएगा तो फिर क्या होगा, हमारा जो भी ये 4 इलेक्ट्रॉन थे इनको 2 ऑर्बिटल से फिल कर देगा और ये 2 ऑर्बिटल जो थे इनको इम्प्टी कर देगा। तो अब हमारा हाइब्रिडेशन क्या होगा, D2sp3, यानी कि ये सब कुछ मेरा गलत है। जो हाइब्रिडेशन पॉसिबल है मेरा वो है D2sp3, यानी कि अब जो हमारे इसमें एक भी ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, जितने भी ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे सबका पेयरिंग हो गया। अब हमारे इनको बोलेंगे हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखो ये था हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आप बाहर के जो हैं ऑर्बिटल्स हम यूज़ कर रहे थे इसलिए बोल रहे थे इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे मेरे 4 ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे पहले, इसलिए इसको बोलते थे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। लेकिन अब हमारे क्या होगा कि यहाँ पे पेयरिंग हो चुका है। तो अब जो हमारे ये हैं ये क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैं और इन एक भी ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये हो गया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और एक भी ऑन पेयर्ड नहीं है तो इसलिए डायामैग्नेटिक इन नेचर होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको लॉजिकल सोचना होगा कि हाँ ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों पॉसिबल होगा, ऐसे सोच लो। तो ऐसे ही हमको कैलकुलेट करना है इसका मैग्नेटिक नेचर और वाइटल कॉम्प्लेक्स कौन सा है हमारा, ठीक है। और इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, ये सब कुछ हमको कैलकुलेट करना होता है। फिर हमसे पूछ देंगे इसका शेप क्या होगा। तो देखो D2sp3 होगा तो हम पहले याद करके आए हैं कि हाँ D2sp3 या sp3d2 हो तो मेरा ऑक्टाहेड्रल होगा इसका शेप। तो यही हो गया, ठीक है। तो ऐसे याद करना है, आप इसको नोट कर सकते हो या इसका PDF मैं अपने प्रीमियम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे निकिल NiCl4 2-। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है कि निकल का यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट पता करेंगे। तो सिंपल है, ये 4- है और ये -2 है, तो यहाँ पे Na+2 होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मेरा आ गया। फिर नेक्स्ट है हमारा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना पॉसिबल है इसका। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना पॉसिबल है, तो 4 पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे 4 क्लोरीन जो है तो कोऑर्डिनेशन 4 हो गया। फिर से आपको यहाँ पे याद करना है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 हाइब्रिडेशन पॉसिबल हैं, sp3 या DsP2। तो अगर sp3 हमारा हाइब्रिडेशन यहाँ पे होगा तो टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा, अगर DsP2 हो जाएगा तो फिर स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे हीट एंड ट्रायल यूज़ करना होगा कि कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, फिर हम अपने आप से प्रिडिक्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था मेरा, इसका निकला था हमको हाइब्रिडाइजेशन। तो निकल का जो है 28 एटॉमिक नंबर होता है, तो 4s2 3d8 लिख दिए। लेकिन Na+2 स्टेज में जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे तो मेरा 3d8 बच गया। अब यहाँ पे हम इसका निकल का हाइब्रिडेशन यहाँ पे जो भी ऑर्बिटल के साथ लिख दिए। तो सिंपल सा है, देख के कि हाँ यहाँ पे क्लोरीन जो है वीक फील्ड लिगेंड है। हम सब डिस्कस करने वाला है कि वीक फील्ड लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा है। यहाँ पे बस ये कर लो कि हाँ वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग जो भी है नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हमारा हाइब्रिडेशन जो होगा वो sp3 होगा, और sp3 होते ही हमारा जो शेप है वो टेट्राहेड्रल हो जाएगा। और यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए कि हाँ कितने ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अगर 2 ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए यानी कि ये जो है हमारा पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। अब देखो मैं सबसे बेस्ट जो ट्रिक आपको बताऊँ, ये D ब्लॉक में हम बात भी करेंगे इसको। मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपको बोल दे निकालने के लिए, ऐसे तो यहाँ पे बोलेगा नहीं ये D ब्लॉक का है, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में यहाँ पे आपको मैग्नेटिक मोमेंट पूछते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट कभी भी आप पूछते हैं तो जितने ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं
वही हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होता है। जैसे अगर 2 हमारा ऑन पेड इलेक्ट्रॉन तो 2.8 2.9 इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अगर 3 हमारा ऑन पेड इलेक्ट्रॉन्स होता तो 3.9 3.8 इसी के आसपास जो है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होता। अगर 4 है तो 4.7 या 4.8 इसी के आसपास मेरा मैग्नेटिक मोमेंट होता है। जो फार्मूला है तो आपको पता ही है, n इंटू रूट अंडर n इंटू n+2, लेकिन हम ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जो भी आपके ऑन पेड इलेक्ट्रॉन्स है उसके पॉइंट में 7 8 9 लगा तो आ जाएगा हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो ये था आपका बीबीटी का कैसे शेप ऑफ फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखा है, अब देखो ये पहले आप याद कर लो। ठीक है, ऐसे तो देखो ध्यान दो पहले कि ये जो भी हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, ये आपके वीबीटी में नहीं है, एनसीईआरटी में वीबीटी में नहीं दिया रखा है, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर देखा है। लेकिन अगर आप इसको समझोगे नहीं तो फिर आप इसके आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड, लिगेंड्स के बारे में डिटेल में हम बात कर चुके थे अपने फर्स्ट वीडियो के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बस बात कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है और वीक फील्ड लिगेंड क्या है। तो देखो जो भी कार्बन डोनर हमारे हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग जो है CO CN-, जो भी कार्बन डोनर है ये हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन इमीडिएट इंटरमीडिएट होते हैं, अभी हम देखने वाले हैं। बाकी जितने भी सल्फर ऑक्सीजन ये सब डोनर हो गए सारे, ये वीक फील्ड लिगेंड में आते हैं। ओके, NH3 का बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आप रहते हैं कि अगर NH3 आए तो वीक फील्ड लिगेंड कब होगा। तो अगर Cr+2 Mn+2 Fe+2 CO+2 इन सब में के साथ NH3 जो है वीक फील्ड लिगेंड होता है, बाकी हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, NiCN4 2-। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है कि निकल का यहाँ पे हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +2 होगा। फिर इसका हाइब्रिडेशन तो 3D8 होगा। फिर इसको ऑर्बिटल में फिल कर लिए, लेकिन यहाँ पे CN क्या है, हम बात करें CO आ जाए CN- आ जाए, ये हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये जहाँ भी आएंगे वो पेयरिंग करा देंगे। अगर ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है तो इसको पेयरिंग करा देंगे। तो यहाँ पे 2 ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे, इनको पेयरिंग कर देंगे और एक में फिल कर देंगे। अब यहाँ से एक जो D ऑर्बिटल है हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और एक ये D, एक ये S और ये 2 P, ये 4 ऑर्बिटल मिल के हमारे DsP2 कंबाइन कर लेंगे और ये हमारा DsP2 हाइब्रिडेशन फॉर्म हो जाएगा। और ये इसका शेप क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। और फिर एक भी इसमें ऑन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे नहीं है तो ये डायामैग्नेटिक इन नेचर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम करने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप हाइब्रिडेशन निकाल लो, निकल है तो निकल के Na+2 होगा। फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के हाइब्रिडेशन निकाल लो। फिर उसको देख लो कि हाँ लिगेंड कौन सा है आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करा तो शेप निकाल लो और फिर मैग्नेटिक नीचे बता दो। तो ये हमको करना है। तो आप इससे 2-3 को प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, और फिर एनसीईआरटी में आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको आप करते हैं। देखो जो सबसे पहले हमको यहाँ पे दे रखा है ये पैरा, देखो यहाँ पे। ठीक है, ये ऊपर वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरा है यहाँ पे आपको दे रखा है एग्जाम्पल्स। जो क्वेश्चन सेट होता है एग्जामिनर में, यही सारे एग्जाम्पल्स डायरेक्ट आते हुए, तो इनको आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना। कि जैसे MnCN6 3- है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो आपको निकालना है। 2 ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आप कैलकुलेट कर लेना। MnCl6 3- है, इसमें आपके 4 ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। FeCN6 3- है, इसमें आपके सिंगल ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। FeF6 3-, इसमें आपके 5 ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो ये कितने ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन से आपको फार्मूला है पता है, ये कैसे निकालना है स्टेप, वो आप निकाल लेना। जो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे जो है आपके ऑक्सीलेट हैं ये जो है वीक फील्ड लिगेंड में आते हैं, लेकिन कोबाल्ट के साथ ऑक्सीलेट जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो ये जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता था, प्रीवियस क्वेश्चंस में भी ये दे रखा है, तो इसको आप याद कर लो कि जो है ऑक्सीलेट जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कोबाल्ट के साथ। मैं फिर बोल रहा हूँ ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस कर लो या अलग से नोट कर लो। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चंस में बोल रहा हूँ ना पक्का उठ के आया। अगर प्रीवियस ईयर आप बुक है खोल के देख लेना, ये 3 एग्जाम्पल आपके दे रखे हैं। ये तीनों एग्जांपल में ये है कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है D2। जब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो मेरा D2sp3 हाइब्रिडेशन भी होगा, तो जो है इसमें पैरामैग्नेटिक नेचर होंगे। और ये थर्ड जो है ऑक्सीलेट जो है डायमैग्नेटिक नेचर होंगे। ठीक, तीनों जो है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैं, तीनों का D2sp3 हाइब्रिडेशन है। और जो फर्स्ट 2 है ये मेरे पैरामैग्नेटिक है, और जो ये ऑक्सीलेट वाला है ये डायमैग्नेटिक है, बिकॉज ऑक्सीलेट जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स तीनों आप देख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपको तीनों यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैं और sp3d2 हाइब्रिडेशन है और ये पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, क्योंकि सब में ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हमारे हैं। तो एग्जामिनर क्या करता है कि आपको ये 3 एग्जाम्पल दे देगा, एक 4th एग्जाम्पल कोई यहाँ से अटैच करके दे देगा और आपको बोलेगा इसमें बताओ कौन सा जो है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो ये वाला होगा, ये तीनों नहीं होगा। तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन उठ के आता है। आप कभी भी मिला लो प्रीवियस क्वेश्चन देख के, ये तीनों क्वेश्चन साथ में आए होंगे।
तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे दे रखा है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला तो नहीं दे रखा, लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया। देखो मैग्नेटिक मोमेंट का जब भी आपको निकालना हो तो ऐसे पता कर सकते हो। अगर इसका 5.9 मैग्नेटिक मोमेंट वोल्ट मैग्नेटॉन इसका मैग्नेटिक मोमेंट है तो इसमें 5 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिंपल। क्योंकि जो फर्स्ट लेटर होते हैं डिजिट वही होते हैं, बाकी 0.9 0.8 कुछ भी आप डाल सकते हो, ये ऐसा होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे आप इसका बताओ ज्योमेट्री क्या होगा, किसी भी इस कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है। तो देखो 5 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन्स है, पहले ये पता कर लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये पता हो गया। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो या तो टेट्राहेड्रल इसका हो सकता है हमारा ज्योमेट्री, या स्क्वायर प्लेन हो सकता है। अब यहाँ पे जो है ये वीक फील्ड लिगेंड आ गया। वीक फील्ड लिगेंड आ गया तो पेयरिंग नहीं हो पाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होगा, तो ये मेरा टेट्राहेड्रल ही होगा, सिंपल सी बात है। और इसमें आपको ये भी बता सकते हो कि यहाँ पे 5 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर 5 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन्स है मेरे, तो स्क्वायर प्लेन स्ट्रक्चर तो फॉर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो है मेरे पेयरिंग से ही फॉर्म होगा, तो ये टेट्राहेड्रल ही होगा, सिंपल बता सकते हो। तो बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए कि हाँ पहले एम्पीयर इलेक्ट्रॉन पता कर लिए कितने हैं, फिर टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेन बता दिए, तो ये टेट्राहेड्रल होगा। अब है लिमिटेशन वीबीटी का। वीबीटी का बहुत सारे लिमिटेशन थे, इसीलिए हम देखो ये लिमिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना होता है कि देखो एग्जामिनर को मेहनत नहीं करना है। यहाँ पे आपके 6 जो है ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से एक ऑप्शन को हल्का सा मैनिपुलेट कर देगा और आपको पूछ देगा। तो एग्जैक्ट मैं बोल रहा हूँ इस 6 एग्जाम्पल को जितने भी दे रखे हैं कि हाँ कौन कौन से लिमिटेशन से, इसको याद कर लो, क्योंकि एग्जैक्ट सेम उठ के आ जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल इसको उठा के और क्वेश्चन पूछ लेंगे। बहुत ईजी है पूछना। तो यहाँ पे हमारे पूछते हैं सबसे पहले कि वीबीटी पहले क्या क्या एक्सप्लेन किया था। तो एक्सप्लेन किया था फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर और मैग्नेटिक बिहेवियर। तो वीबीटी जो है हमारा कि कैसे किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है और मैग्नेटिक बिहेवियर है, ये सब हम वीबीटी से एक्सप्लेन कर लिए थे। लेकिन क्या क्या नहीं कर पाए थे वो इंपॉर्टेंट है। पहला जो है कि ये बहुत सारे एजम्पशन पे बेस्ड है मेरा। दूसरा ये है कि ये कोई भी क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन मैग्नेटिक डाटा नहीं देता कि हाँ मैग्नेटिक डाटा बिहेवियर तो शो किया कि हाँ पैरामैग्नेटिक क्या है, डायमैग्नेटिक क्या है, लेकिन कितना होगा ये इसे नहीं पता चला था। नेक्स्ट हमारे दे रखा है डू नॉट एक्सप्लेन दी कॉलर, जो कॉलर ऑफ द कंपाउंड्स है कि हाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं हम CFT के अंदर, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि हाँ कॉलर ऑफ द कंपाउंड के बारे में। नेक्स्ट दे रखा है कि थर्मोडायनेमिक और जो काइनेटिक स्टेबिलिटी है उनके बारे में ये नहीं बताया था, ठीक है। और ये जो है आपके टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेन जो स्ट्रक्चर है उनके बारे में कंफर्मेशन नहीं देते कि एकदम एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं बताया था, थोड़ा सा एक्सेप्शन था उसमें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में नहीं डिस्टिंग्विश किया था। प्रॉब्लम ये होता है कि मैंने भी आपको वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ऊपर बता दिया था। होता प्रॉब्लम ये है कि सबको लगता है कि हाँ ये तो CFT में ही पढ़े थे हम लोग, लेकिन ये जो है आपके हम लोग समझाने के लिए बता देते हैं पहले ही कि वीक फील्ड लिगेंड कौन से स्ट्रॉन्ग, क्योंकि क्वेश्चंस फिर नहीं बन पाएंगे। तो लेकिन ये जो है आपके VBT में नहीं दिए थे, ये जो है आपके CFT में दे रखे हैं। तो ये सिक्स्थ जो ऑप्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे नहीं डिस्टिंग्विश करता है वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के अंदर। ओके नेक्स्ट अब देखो, अब जो हमारे यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, अगर आप NCERT की लाइन पढ़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में दे रखा है। मैंने जो मेरे टीचर्स बहुत अच्छे लिखवा रखे थे, तो उनका मैं यहाँ पे सारे पॉइंट्स पहले आपको डिस्कस कर दूंगा, फिर वापस से चल के हम NCERT पढ़ लेंगे। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा कि जो सेंट्रल मेटल एटम है इसका जो हम एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की तरह सपोज करते हैं कि हाँ जो सेंट्रल मेटल एटम है पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की तरह होगा। फिर जो लिगेंड्स हैं, सेंट्रल मेटल तो हो गया, अब लिगेंड्स के जो हम कैसे मानते हैं, तो सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड जो लिगेंड्स हैं हमारे, इनको हम सपोज करते हैं पॉइंट निगेटिव चार्ज की तरह। अगर निगेटिव चार्ज लिगेंड है तो निगेटिव चार्ज की तरह मानते हैं, पॉइंट निगेटिव चार्ज। अगर हमारे न्यूट्रल लिगेंड है तो वहाँ पे हम इसको डाइपोल की तरह मानते हैं, ठीक है। तो जो लिगेंड्स हैं उनको हम पॉइंट निगेटिव चार्ज और डाइपोल की तरह एज्यूम करते हैं। थर्ड जो यहाँ पे पॉइंट है कि जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से होता है। किसके किसके बीच में, तो सेंट्रल मेटल एटम के बीच में और लिगेंड के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्थ जो है कि ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल या इनर ट्रांजिशन मेटल जो हमारे हैं इनका डिजेनरेसी जो है लॉस होता है। डी ऑर्बिटल का जो अभी हम बात करेंगे कि ये डिजेनरेसी क्या है, वो लॉस होता है और इसको बोलते हैं हम स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल या एफ ऑर्बिटल। देखो ये है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, अगर इसको आप समझ गए तो आप बिल्कुल इस देखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ इसको, ठीक है। तो जो भी हमारे डी ऑर्बिटल हैं इनके कैसे डिजेनरेसी जो है क्या होता है, देखो डीजनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं, जैसे देख लो
तो जो डीजेनरेट ऑर्बिटल ये होते हैं कि सारे ऑर्बिटल हैविंग गिवन सबसेल हैव इक्वल एनर्जी, मतलब जितने भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये सबकी क्या एनर्जी सेम है, तो सबकी एनर्जी सेम है, उसको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं। ठीक है, तो अभी कैसे ब्रेक करेगा वो भी बात करेंगे हम। देखो जैसे यहाँ पे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये तीनों जो हैं इनके में आपके लूप्स क्या होते हैं, बिटवीन दी एक्सिस होते हैं। ये दो एक्सिस हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, इन लूप्स के बीच में ही एक्सिस के बीच में ही हमारे लूप्स होते हैं। तो ये यहाँ पे है, ये इस टाइप के ऑर्बिटल, मतलब डी ऑर्बिटल के कितने टाइप होते हैं वो पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। फिर दूसरा जो हमारा टाइप है ये है कि लूप्स ऑन दी एक्सिस। तो एक होता है बिटवीन दी एक्सिस लूप्स प्रेजेंट है, और एक लूप्स प्रेजेंट होते हैं ऑन दी एक्सिस। जैसे यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये क्या होते हैं कि जो भी हमारे लूप्स हैं ये एक्सिस पर ही प्रेजेंट है। जैसे मान लो अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है तो इस पे लूप्स प्रेजेंट है, और फिर ये वाई एक्सिस है इस पे लूप्स प्रेजेंट है, तो ये मेरा होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे देख लो डी जेड स्क्वायर जो है, यहाँ पे लूप्स हमारे ये एक्सिस पे ही प्रेजेंट है, तो ये जो है लूप्स ऑन दी एक्सिस प्रेजेंट है, और यहाँ पे लूप्स बिटवीन दी एक्सिस प्रेजेंट है, दोनों एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये दो टाइप के डी ऑर्बिटल होते हैं, इसका बहुत यूज़ होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। फिर जो अमाउंट ऑफ स्प्लिटिंग है कि कैसे स्प्लिट होगा, ये डिपेंड, वीक फील्ड लिगेंड हो तो कम स्प्लिटिंग होगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अटैक करे तो ज़्यादा स्प्लिटिंग होगा। तो वहीं यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अमाउंट ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिगेंड पे। अगर वीक फील्ड लिगेंड आएगा तो मेरा बहुत लेस स्प्लिटिंग होगा, जो भी ऑर्बिटल का डिजेनरेसी का कम स्प्लिटिंग होगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड आएगा तो बहुत ज़्यादा स्प्लिटिंग होगा। ठीक है, तो ये हैं आपके कि पहले तो पढ़ ली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, उनके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं हम लोग। फिर डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं, जबकि सेम एनर्जी है उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलेंगे। फिर कैसे जो है इनका और डीजेनरेसी लॉस होता है वो भी हम देख लिए। अब हम एनसीईआरटी की लाइन्स जो है एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो एनसीईआरटी में पहले दे रखा है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है। यहाँ पे मेटल लिगेंड बॉन्ड जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आयोनिक नेचर का होता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है ये मान के यहाँ पे चल रहा है कि जो मेटल लिगेंड बॉन्ड हमारा फॉर्म होगा ये आयोनिक नेचर का है। लिगेंड को हम एक पॉइंट चार्ज की तरह एज्यूम कर रहे हैं, अगर नेगेटिव चार्ज है तो एनायन की तरह, और न्यूट्रल है तो डाइपोल की तरह, हम पढ़ के भी आए हैं। अगर जो पांचों डी ऑर्बिटल हैं उस सेम एनर्जी के हैं उसको बोलेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल, हम पढ़ लिए अभी। फिर डीजेनरेसी कब तक मेंटेन होगा, अब देखो यहाँ पे मैंने इसलिए आपको लिए फिगर यहाँ पे अटैच करके लाया हुआ है। देखो इस फिगर को तुम देखो, जब हमारे यहाँ पे स्फेरिकल, जैसे यहाँ पे मैंने साइमेट्रिकल फील्ड जब अप्लाई होगा, जैसे ये हमारे डी ऑर्बिटल हैं, अगर यहाँ पे हम साइमेट्रिकल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो सारे ऑर्बिटल अभी भी सेम प्लेस पे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जो है हमारे लिगेंड जो है डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे अगर आ रहे हैं तो फिर हमारा यहाँ पे जो डीजेनरेसी है वो लॉस हो जाएगा, जो ऑर्बिटल्स का जो डीजेनरेसी है लॉस हो जाएगा और ये स्प्लिट कर जाएंगे। ठीक है, तो अगर स्फेरिकल या साइमेट्रिकल आ रहे हैं लिगेंड्स तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ठीक है फील्ड आ रहा है तो। लेकिन अगर लिगेंड्स हमारे जब स्ट्राइक करेंगे ऑन साइमेट्रिकल तो यहाँ पे डीजेनरेसी ब्रेक कर जाएगा, कोई हाई एनर्जी पे चला जाएगा, कोई लोअर एनर्जी पे चला जाएगा, किसी पे ज़्यादा रिपल्सन होगा, किसी पे लो रिपल्सन होगा। वही लाइन यहाँ पे दे रखा है आपके कि जो डीजेनरेसी है हमारे वो मेंटेन रहेंगे अगर साइमेट्रिकल फील्ड अप्लाई होगा तो। लेकिन अगर वहाँ पे हमारा निगेटिव फील्ड अप्लाई होगा, ठीक है, तो यहाँ पे या एसिमेट्रिकल फील्ड अप्लाई होगा, मतलब एसिमेट्रिकल फील्ड अगर अप्लाई होता है तो डीजेनरेसी जो है वो हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, और स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल जो हो जाएगा। अब लास्ट लाइन जो ये इंपॉर्टेंट है कि द पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिगेंड। वहीं जो हम पढ़ के हैं क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है क्या होगा, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो कैसा स्प्लिटिंग होगा। तो ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि अगर हमारा साइमेट्रिकल फील्ड अप्लाई होगा तो कोई डीजेनरेसी लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर एसिमेट्रिकल लिगेंड्स आ गए, ठीक है, अगर एसिमेट्रिकल हमारा अप्लाई होगा फील्ड तो फिर हमारे जो है यहाँ पे ऑर्बिटल जो है स्प्लिट कर जाएंगे। ठीक है, तो दो टाइप का स्प्लिटिंग होता है मेरा, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, फिर पढ़ना स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल। तो पहले चलो खुद से पढ़ लेते हैं, फिर हम एनसीईआरटी की लाइन भी देख लेंगे। तो स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, देखो ऑक्टाहेड्रल कभी भी आए समझ लेना कि हाँ 6 लिगेंड की यहाँ पे बात हो रहा है। ऑक्टाहेड्रल जब भी आए तो हमारे यहाँ पे 6 लिगेंड आपके आके स्ट्राइक करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड टेक प्लेस बाय 6 लिगेंड अप्रोचेज टू सेंट्रल मेटल एटम ऑन द 3 एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पे हमारे 6 लिगेंड आके स्ट्राइक करेंगे, तब जाके हमारा ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग जो होगा। और जो लिगेंड्स आपके अप्रोच करेंगे ये अलोंग दी एक्सिस कर रहे हैं, जितने भी लिगेंड है ये एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे और ये जेड एक्सिस पे आपके लिगेंड जो हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं।
ठीक है। तो अब देखो बिकॉज जो है सारे लिगेंड से हमारे एक्सिस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो जो हमारे डी ऑर्बिटल्स जो थे जिनके लोब्स जो हैं वो एक्सिस पे थे, उनको जो है अब रिपल्सन फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था और ये डी जेड स्क्वायर है, इन दोनों में क्या था हमारा कि सारे लोब्स जो हैं ये एक्सिस पे हैं, तो इन पे अब ज़्यादा रिपल्सन होगा। ज़्यादा रिपल्सन होने के कारण ये ज़्यादा हायर एनर्जी पे चले जाएंगे। वहीं पे जो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड जो हैं यहाँ पे डीजेनरेसी लॉस कम होगा, क्योंकि ये जो है कम एनर्जी होगा, क्योंकि रिपल्सन इन पे कम फेस हो रहा है। तो अब जो हमारे यहाँ पे देख लो, पहले क्या थे सिमेट्रिकल फील्ड के अंदर हमारे डी ऑर्बिटल एकदम मस्त थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब हमारे ये 6 लिगेंड 3 एक्सिस पे आके स्ट्राइक किए, तो ये एसिमेट्रिकल फील्ड के कारण इनका जो है जो हमारे एलोंग दी एक्सिस लिगेंड्स आ रहे हैं, तो एलोंग दी एक्सिस लिगेंड्स आ रहे हैं, तो जो भी हमारे ऑर्बिटल्स एलोंग दी एक्सिस उनके लोब्स प्रेजेंट थे, उन पे ज़्यादा रिपल्सन फेस करिए और इनका एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ कर गया। तो जो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये जो है फॉर्म करेंगे ईजी, और ये डी एक्स वाई डी एच जेड डी वाई जेड ये टी टू जी फॉर्म करेंगे। जो बीच में जो हमारा सिमेट्रिकल लाइन होगा इसको बोलेंगे बेरी सेंटर, और दोनों के बीच में जो हमारा एनर्जी गैप होगा इसको बोलेंगे डेल्टा ओ। ओ यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है ऑक्टाहेड्रल को। जो ईजी वाले होंगे ये +3/5 डेल्टा ओ इसका डिफरेंस होगा, और जो T2G वाले हैं इनका होगा -2/5 डेल्टा ओ। ठीक है, और ये जो हमारे हैं इसको बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, देखो जो आपके ऑक्टाहेड्रल के लिए जो फार्मूला, देखो एनसीईआरटी में ये फार्मूला नहीं दे रखा है, लेकिन ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पर प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, इसी तरह आप पता कर सकते हो कितने हैं आपके ईजी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो n T2G का और n EG का, और आपके जो है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी वो आ जाएंगे। तो देखो ये है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और ये है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। तो दोनों में जो है डिफरेंस है, स्टेबलाइजिंग एनर्जी क्या होता है और ये स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होता है। ठीक है दोस्त, तो हम ये हुआ मेरा ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ठीक है, तो मैंने बहुत कोशिश की आपको ऑक्टाहेड्रल फील्ड समझाने के लिए, आप एक बार इसको वापस से PDF लेके समझ लेना। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में पिन मैं बता दूंगा कैसे आप PDF ले सकते हो, तो वहाँ से इसको आप अच्छे से समझ सकते हो, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब NCERT से पढ़ लेते हैं कि हाँ कैसे हमारा है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होता है। बात सेम यहाँ पे आंसर दे रहेगा कि हाँ 6 लिगेंड मेरे अप्रोच करेंगे। रिपल्सन जो है हमारे इलेक्ट्रॉन जो है हमारे लिगेंड के बीच में और मेटल आयन के बीच में रिपल्सन होगा। रिपल्सन मेरा ज़्यादा होगा अगर, तो जो हमारे ज़्यादा एनर्जी पे चले जाएंगे, जैसे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनकी जो है एलोंग दी एक्सिस प्रेजेंट है और एलोंग दी एक्सिस हमारे लिगेंड्स भी आ रहे हैं, तो इन पे ज़्यादा रिपल्सन मेरा होगा और मोर रिपल्सन के कारण ये हायर एनर्जी पे चले जाएंगे। ठीक है, और जो डीजेनरेसी है हमारे डी ऑर्बिटल का, ये जो है रिमूव्ड हो जाएगा, क्योंकि मतलब ऑर्बिटल स्प्लिट कर गए, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऊपर चला गया और ये जो है नीचे T2G फॉर्म कर लिए। तो जो लोअर एनर्जी वाले हैं वो T2G फॉर्म करेंगे, जो हायर एनर्जी वाले हैं वो EG फॉर्म करेंगे। तो यही NCERT दे रखा है, जो कि हमने अच्छे से बात कर ही लिया। ठीक है, अब आगे जो NCERT में दे रखा है यहाँ पे ये लाइन देखो कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो डेल्टा ओ क्या है, वो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हमारे EG वाले हैं उसको हम लिखते हैं +3/5 डेल्टा ओ, जो हमारे T2G वाले हैं वो 2/5 डेल्टा ओ होगा। यहाँ पे NCERT में अच्छे से दे भी रखा है। अब जो लास्ट ये लाइन देखो इंपॉर्टेंट है, कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है मेरा डेल्टा ओ किस पे डिपेंड करता है, तो लिगेंड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, और फिर चार्ज पे डिपेंड करता है मेटल आयन के। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, हर टेस्ट में आप क्वेश्चन पूछ लेंगे कि हाँ किस पे डिपेंड करता है, तो लिगेंड पे डिपेंड करता है और चार्ज ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे दे रखा है हमारा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड जो है इनसे लार्ज स्प्लिटिंग होगा, वीक फील्ड आएगा तो लेस स्प्लिटिंग होगा। ठीक है, अब जो है ये टॉपिक आ गया हमारा कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे डिसाइड हुआ था कि कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है, उसको कैसे याद करेंगे। देखो याद करने का मैं सिंपल बोलूँगा कि ये जो आपको मैंने लिख रखा है इससे याद करो, बहुत ईजी है, पूरा एग्जैक्ट सेम याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप ऐसे याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा कि कार्बन डोनर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर नाइट्रोजन डोनर, फिर ऑक्सीजन डोनर, फिर हाइड्रोजन। एक्सेप्शन हमेशा है, लेकिन आप इसको याद कर सकते हो। तो कार्बन डोनर में कौन है, CO CN-, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में आ जाएंगे। फिर नाइट्रोजन डोनर में NO2 NH3 कंडीशनल है, मैंने बता दिया ऊपर। फिर ऑक्सीजन और हाइलाइट्स जो है वीक में आते हैं। ठीक है, तो ये आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गए, ये वीक फील्ड लिगेंड हो गए। ठीक है, और कार्बन डोनर, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइलाइट्स होंगे, ये हो गए। और ये सारे वैल्यू जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं ये एक्सपेरिमेंटल है,
ये किसी रूल पे नहीं लिखे हुए हैं, ये एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइंड होकर सब यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस देता है कि अगर मान लो कि D4 आयंस हमारे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे बात करते हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि अगर D4 आयंस हमारे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी का नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो अगर D4 आयंस हमारे हैं, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग हुआ तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो हमारे जो D4 में हैं तो 3 तो T2G में आ जाएंगे, या तो एक इलेक्ट्रॉन EG में चला जाए, या एक इलेक्ट्रॉन वापस T2G में आ जाए और पेयरिंग हो जाए। तो ये पेयरिंग कब होगा, पेयरिंग कब नहीं होगा, ये डिपेंड करता है हमारे पेयरिंग एनर्जी कितना है। तो अगर मेरा पेयरिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग से ज़्यादा है, मान लो आपके पास 10 रुपये हैं और मतलब ठीक है, पेयरिंग एनर्जी जो कराने के लिए 20 रुपये चाहिए और आपके पास हैं 10 ही, तो पेयरिंग हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड का जो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी है ये मेरा कम होगा, तो फिर पेयरिंग अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, वो खर्चा उतना उठा ही नहीं पाएगा, तो पेयरिंग नहीं हो पाएगा हमारा। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G3 और EG1 होगा और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। लेकिन वहीं पे अगर हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मोटा पैसा है, खूब मतलब पेयरिंग एनर्जी कितना है, कितना तुम्हारा डिमांड है, तो 10 रुपये है तो मेरे पास 100 रुपये हैं, ले जाओ। तो अगर मेरा ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग कब होगा, अगर मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी रखा हुआ है, तो यहाँ पे मेरा पेयरिंग करा देगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो T2G में ही फिल होंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, और ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G4 EG0, और ये होगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सेम लाइन NCERT में दे रखा है, पढ़ लो कि यहाँ अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो मेरा वीक फील्ड लिगेंड के कारण होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। पेयरिंग एनर्जी कम है तो फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा और ये कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। ये लाइन देखो, NCERT क्या होता है कि एक एक लाइन ऐसा लिख देता है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, आपको रटना ही रटना है। ये जो है आपके आकाश के टेस्ट में आए थे, तो मैंने फिर इसको याद किया था कि D4 से लेकर D7 जो है कोऑर्डिनेशन एंटिटीज मोर स्टेबल फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड एज कम्पेयर टू द वीक फील्ड केसेस। जो D4 से D7 तक का केस है हमारा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड पे ज़्यादा स्टेबल होते हैं वीक फील्ड के कंपैरिजन में। तो इसको एग्जैक्ट याद कर लो कि हाँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड पे ज़्यादा स्टेबल होंगे D4 से D7 पे, ठीक है। तो ये हमारे हो गए ऑक्टाहेड्रल। अब हमको पढ़ना है टेट्राहेड्रल एंटिटीज़। सबसे पहले हम खुद से पढ़ लेंगे, फिर आके यहाँ पे देख लेंगे। तो टेट्राहेड्रल सेम मेरा ऑक्टाहेड्रल जैसे ही है, देखो ये है टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग का d ऑर्बिटल का, तो सेम वैसे ही इसमें जो स्पेशल केस है कि इसमें 4 लिगेंड अप्रोच करेंगे और जो लिगेंड्स होंगे ये हमारे बिटवीन दी एक्सिस अप्रोच करेंगे। जो ऑक्टाहेड्रल में क्या था कि जो भी हमारे लिगेंड्स है वो एलोंग दी एक्सिस आ रहते हैं, एक एक्सिस पे, एक वाई पे और एक जेड पे आ रहता है। अब जो है ये एक्स वाई के बीच में आएगा, वाई जेड के बीच में आएगा, तो बिटवीन दी एक्सिस जो है अप्रोच करेंगे। तो खुद तुम बताओ अब ये किसको ज़्यादा रिपेल करेंगे। तो देखो जो हमारे DXY हैं, जो DXZ हैं, जो हमारे DYZ है, इनमें क्या है, लूप्स जो है बिटवीन दी एक्सिस प्रेजेंट है, तो इनको अब ज़्यादा रिपल्सन फेस करना होगा। ज़्यादा रिपल्सन फेस करेंगे ये तो ज़्यादा इनका एनर्जी होगा, यानी कि अब ये जाके मेरा T2G ऊपर हो जाएगा इसमें। तो ये मेरा हुआ टेट्राहेड्रल। इसमें DXY DYZ DXZ जो है इन पे ज़्यादा रिपल्सन होगा और ये ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेंगे। तो वही बात है कि एसिमेट्रिकल फील्ड में T2G जो है हमारा, ये इसमें G नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हम आगे बात करेंगे। T2 जो है ऊपर चला जाएगा, E जो है नीचे चला जाएगा। दोनों का यहाँ पे मैंने टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी भी यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। फॉर्मूला जो है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी का, बिल्कुल आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। बस पुट करो कि कितने T2 में इलेक्ट्रॉन है और कितने E में इलेक्ट्रॉन है, आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, ठीक है। अब जो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग और टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग के, देखो PDF से आप देख सकते हो, मैं हर एक चीज़ को फिर से वापस एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो अगर आप ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी और टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी को दोनों को कंपेयर करो तो मैंने ऐसे याद कर रखा 2 गुना ज़्यादा होगा, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी के 2 गुना ज़्यादा होगा, लेकिन एक्जैक्ट जो होगा 9/4 होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन याद कर लो। फिर ये इंपॉर्टेंट है कि मोर नेगेटिव इज़ द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। जितना ही ज़्यादा नेगेटिव होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्रेडिंग एनर्जी, उतना ही ज़्यादा हमारा स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी के बीच में डिफरेंस याद कर लो। ये है स्प्लिटिंग एनर्जी और ये है स्टेबलाइजिंग एनर्जी, ठीक है दोस्त। तो अब हम आगे बढ़ते हैं।
जो नेक्स्ट हमारा टेट्राहेड्रल का यहाँ पे दे रखा है, तो एनसीईआरटी में भी कुछ नहीं ज़्यादा नहीं दे रखा है, बस दे रखा है टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग जो है उसका उल्टा होता है, काम खत्म। दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, 4/9 का होगा, या वो अपोजिट कर दो तो 9/4 का हो जाएगा। जी जो है ये इंपॉर्टेंट है, जी जो है किसको डिपेंड करता है, तो देखो जी जो है ये यूज़ करते हैं हम ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के लिए, जैसे लिखते थे ना T2G EG, तो ये हम यूज़ करते हैं ऑक्टाहेड्रल के लिए या स्क्वायर प्लेनर के लिए, ठीक है, जिसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री हो उसके लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जो हमारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उनमें सिमेट्री नहीं होता है, उनके लिए हम जी जो है ये यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्योंकि इसमें जो है एनर्जी लेवल जो है नहीं यूज़ होता, तो सिंपल याद करो जी जो है हम यूज़ करते हैं ऑक्टाहेड्रल के लिए और स्क्वायर प्लेनर के लिए, जिसमें कि सिमेट्री होता है। जी जो है टेट्राहेड्रल के लिए यूज़ नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा कॉलर ऑफ द कंपाउंड दे रखा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो फर्स्ट लाइन दे रखा है कि मोस्ट डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल, ये है कि कॉलर जो है ये वाइड रेंज ऑफ कलर शो करते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कैसे शो करते हैं, तो जो कलर जो ये शो करते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जो ये कलर ऑब्जर्व करते हैं। जब हम यहाँ पे उतना मैकेनिज्म नहीं जाने कि कैसे होता है, बस सिंपल याद करो कि हम जो भी कलर ये ऑब्जर्व करेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ही शो करेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री का जो ये रूल होता है, ऐसे कि अगर ये वायलेट ऑब्जर्व करेगा तो येलो शो करेगा, अगर ब्लू ऑब्जर्व करेगा तो ऑरेंज शो करेगा। तो ऐसे इसको आप याद कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट कलर मत याद करना सारे अमाउंट के, जो एनसीईआरटी मेंशन किए हम उसी की बात करेंगे। तो इसको भी याद कर सकते हो, विबजियोर करके भी आप याद कर सकते हो अच्छे से इसको, VBGYOR विबजियोर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एनसीईआरटी में दे रखा है कि अगर हम यहाँ पे ग्रीन लाइट को एग्जांपल दे रहा है, अगर ग्रीन लाइट मेरा कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो फिर ये रेड कलर जो है हमारा अपीयर होगा। तो जैसे ग्रीन लाइट कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो रेड अपीयर होगा, कोई रेड ऑब्जर्व करता तो ग्रीन अपीयर होता, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर ये यहाँ पे टेबल दे रखा है कि ये अगर कलर ऑब्जर्व करेगा तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो अपीयर होगा, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहला जो हमको यहाँ पे डिटेल में जो पढ़ना है वो हम उसकी बात करते हैं, जो TiH2O6+3 इनके बारे में हमको डिटेल में बात करना है। पहले इनका पता कर लो कि हाँ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। देखते ही किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अगर एनसीईआरटी में दे रखा है उसको खुद से निकालो कि हाँ ज्योमेट्री क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होगा इनका, ओके। तो देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोजिशन होगा 3D1 होगा, तो 3D1 इनको अगर हम मेंशन करें तो ये T2G में जाएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। अगर ये लाइट ऑब्जर्व करेगा, एनसीईआरटी मैकेनिज्म दे रखा है, फिर हम बात कर लेते हैं, फिर उसको देखेंगे। तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन ये 2DG1 होगा और EG 0 होगा, अगर ये लाइट ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, तो फिर ये एक्साइट हो जाएगा और ये T2G से चला जाएगा E1 के अंदर, EG के अंदर। एक इलेक्ट्रॉन है ही वो EG के अंदर चला जाएगा। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G 0 और EG 1, तो इसको बोलेंगे DD ट्रांजिशन। ये जो इलेक्ट्रॉन जो है T2G से EG में चला गया, इसको बोलेंगे DD ट्रांजिशन, यही होता है DD ट्रांजिशन, ठीक है। यानी कि जब मेरा इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी गेन करके और एक्साइट होके हायर एनर्जी स्टेट में चला गया, तो कोई ना कोई वेवलेंथ का लाइट ये ऑब्जर्व किया होगा तभी ये एक्साइटेशन हुआ है। तो जिस वेवलेंथ का लाइट ये ऑब्जर्व करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये अपीयर होगा, यही कंसेप्ट है, ओके। तो यही होता है हमारा। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दे रखा है वो TiH2O6 3+ का दे रखा है कि ये जो है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे T2G के अंदर है, ये क्या किया कि हमारे यहाँ पे एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, ब्लू ग्रीन लाइट को ये एब्जॉर्ब किया और फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो था वो एक्साइट हो गया, T2G से चला गया हमारा EG के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन जो था वो एक्साइट कर गया और ये इनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया और ये जो है ब्लू ग्रीन लाइट के जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर था वो कलर अब ये अपीयर होगा। तो तुम खुद देखो, इस जो आपको दे रखा टेबल बस उसमें ये इंपॉर्टेंट है, जो TiH2O6 है ये हमारा ब्लू कलर ऑब्जर्व किया है, तो फिर कौन सा कलर ये शो करेगा, वायलेट कलर ये शो करेगा, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो एनसीईआरटी बने मज़ा भी आएगा। जो एग्जांपल दे रखे हैं उसको याद करोगे, याद करना है तो ये याद करो, TiH2O6 जो है ब्लू ग्रीन लाइट को ऑब्जर्व करता है, एक इलेक्ट्रॉन है ही 3D1 में, वो T2G से चले जाएंगे EG में, इसी को बोलेंगे DD ट्रांजिशन, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो कलर है वायलेट ये शो करेगा और इसी को बोलते हैं DD ट्रांजिशन। और कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कंसेप्ट यही है। सबसे जो इंपॉर्टेंट लाइन आपको जो याद करना है वो D ब्लॉक के अंदर है कि D0 और D10 जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इसमें तो आपके ऑनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं, तो फिर जो इसमें कोई भी एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं होगा और ये कंपाउंड जो है कलरलेस होंगे। इसका एग्जांपल जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, TiH2O6 4 है, 3 नहीं है, 4+ जो है ये कलरलेस होते हैं, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारा दे रखा है कि जो एब्सेंस ऑफ लिगेंड है, ठीक है, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर लिगेंड्स को रिमूव कर दे हम तो उसका कलर भी रिमूव हो जाएगा,
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डज नॉट ऑकर होगा और फिर उसका कलर भी रिमूव हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा लाइन दे रखा है और ये पूरा पेज जो अभी हम पढ़ने वाले हैं इसी लाइन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसको फिर से अच्छे से पढ़ लो कि जो हमारे लिगेंड से अगर उसको हम रिमूव कर दें तो जो कलर ऑफ द कंपाउंड है ये भी रिमूव हो जाएगा। एग्जाम्पल में यहाँ पे दे रखा है एसर्शन इंजन क्वेश्चन में आप अच्छा से पूछ सकता है कि जो TiH2O6 है +3 इससे अगर हम वाटर को रिमूव कर दें तो ये कलरलेस हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम जो कॉपर सल्फेट जो होता है Cu ब्लू विट्रोल CuSO4.5H2O अगर इससे हम वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दें तो ऐसे तो ये ब्लू कलर का होता है, लेकिन अगर इनहाइड्रस कंडीशन में होगा तो ये वाइट होगा। तो यही लाइन इंपॉर्टेंट है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि अगर लिगेंड को हम रिमूव कर दें तो फिर जो है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल ये सब नहीं होंगे और ये जो है हमारे कलर जो है भी नहीं शो करेगा। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है और असर्शन ये है, रीजन्स ये हो जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल में एक दे रखा है NiH2O6 2+ के बारे में। क्या है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले देखो इसका फॉर्मेशन हुआ कैसे। तो अगर निकिल 2 क्लोराइड में अगर वाटर में डिजोल्व करेंगे तब जाके हमारा ये कॉम्प्लेक्स जो है फॉर्म्ड होगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर हम इसमें इथिलीन 1,2-डाइअमीन जो है प्रोग्रेसिवली ऐड करते रहें, एक बार ऐड किए फिर एक कंपाउंड बना, फिर उसमें एक और ऐड कर दिए, फिर इसमें एक और ऐड कर दिए, फिर जो ये फॉर्म होगा। तो जैसे जैसे हम इसमें इथिलीन डाइअमीन ऐड करेंगे इसका कलर जो है चेंज होगा। तो बस इसको आप देख लो, एग्जैक्ट याद मत करना, लेकिन हाँ देख सकते हो कि कैसे इनका कलर जो है ये चेंज हो रहा है। ठीक है, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, अब जो मोलर रेशियो है उसको आप ध्यान दो कि क्यों चेंज हो रहा है। तो मोलर रेशियो जो इथिलीन, जैसे यहाँ पे ये इसमें एक भी अभी इथिलीन डाइअमीन नहीं है, एक ऐड हुआ तो 1:1 रेशियो हो गया, फिर ये 2:1 रेशियो हो गया, फिर ये 3:1 रेशियो होगा। तो जैसे जैसे ये रेशियो जो है हमारा EN का और NI का चेंज हो रहा है, वैसे वैसे कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी चेंज हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो बस कलर ऑफ द कंपाउंड में मेरा यही था। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, जैसे JEE मेंस में मैंने किया था तो वहाँ पे मिला होता कि रूबी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था कि रूबी आप बता दो कि ये इसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है या कौन सा कंपाउंड होता है। तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, और रूबी के ऊपर अगर पूछे कि कलर जो है क्यों इतना शो होता है कुछ भी, तो DD ट्रांजिशन मार के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है रूबी के अंदर। और यहाँ पे एक और कंपाउंड दे रखा है इमरलैंड के ऊपर। तो यहाँ पे जो है ऑक्टाहेड्रल साइड जो है पे आपके कौन से आयन प्रेजेंट होते हैं, तो क्रोमियम 3+ आयन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो इमरलेट होता है उस पर हमारे क्रोमियम +3 आयन प्रेजेंट होता है, ऑक्टाहेड्रल साइड होता है और उसमें कोई मिनरल पाया जाता है, उसका नाम भी देख लो। तो बस एक बार रूबी का देख लेना और एक बार ये इमरलेट का। तो जो लिमिटेशन है हमारे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के, ये इंपॉर्टेंट है। पहले पढ़ते हैं कि क्या क्या ये एक्सप्लेन किया था। तो फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, कलर, मैग्नेटिक बिहेवियर, ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ओके, लेकिन इस CFT का मेरा क्या क्या वीकनेसेस है उसको हम पढ़ रहे हैं। पहला वीकनेस ये है कि अगर CFT के अनुसार चलें तो एनायनिक लिगेंड सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग इफेक्ट होना चाहिए था, लेकिन एनायनिक लिगेंड का सबसे लो स्प्लिटिंग इफेक्ट होता है। तो ये इनका एब्जॉर्प्शन अपोजिट ही हो गया। सेकेंड है, अब यहाँ पे देख लो कि इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। हमने जो फर्स्ट लाइन पढ़ा था कि CFT जो है वो जो भी मेटल लिगेंड बॉन्डिंग होता है उसको ये आयनिक लेता है, लेकिन इन्होंने कोवेलेंट कैरेक्टर की बात ही नहीं की, जबकि वो भी होता है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। फिर इसी सब को दूर करने के लिए हमारा लिगेंड फील्ड थ्योरी आया और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आया, जो कि हमको पढ़ना नहीं, सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, ये मास्टर्स लेवल पे है। तो अब हमको जो पढ़ना है सबसे लास्ट टॉपिक और सबसे फेवरेट टॉपिक होता ये है कि बच्चे यहाँ पे आते आते थक जाते हैं तो VBT CFT पढ़ के चले जाते हैं, जो कि अभी 2 टॉपिक है ये, और इसके बाद इंपॉर्टेंस जो है इनसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और लोग उसको पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो आप ऐसा गलती मत करना। अभी हम पढ़ने वाले हैं, पहले समझो ये होमोलिप्टिक कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, तो देखो जितने भी आपके ये कंपाउंड्स देख रहे हैं जिसमें कि आपके कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए लिगेंड आते हैं और बस कार्बन मोनोऑक्साइड ही लिगेंड है, इन सबको बोलेंगे होमोलेप्टिक। ठीक है, कंपाउंड, सॉरी होमोलेप्टिक नहीं है, होमोलेप्टिक कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, होमोलेप्टिक तो हो गया कि सब लिगेंड सेम है और कार्बोनिल यानी कि सब में कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा प्रेजेंट है। ओके, तो ये है होमोलेप्टिक कार्बोनिल कंपाउंड, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनिल लिगेंड ओनली। ठीक है, अब इन पे यहाँ पे आपके कौन कौन से एग्जांपल्स दे रखे हैं या यहाँ से देख लो। तो जो हमारे टेट्रा कार्बोनिल निकिल है ये है टेट्राहेड्रल होगा, पेंटा कार्बोनिल आयरन है ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। तो इन सब के आप शेप स्ट्रक्चर अच्छे से देख लो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे। और ये जो वाला क्वेश्चन जो है आपको बहुत बार
मतलब जेई मेंस में खोल लो या नीट में भी खोल लो, बहुत बार पूछे जाते हैं कि जो ऑक्टाहेड्रल कार्बोनिल कोबाल्ट है, ये एनसीईआरटी की लाइन में यहाँ पे कॉपी करके लिख रखा हूँ, उनमें जो है ब्रिज जो है कार्बन CO का ब्रिज बना होता है। तो इन सभी स्ट्रक्चर में एक ही चीज़ कॉमन है, वो ये है कि जो कोबाल्ट वाला हमारा है ऑक्टा कार्बोनिल कोबाल्ट, इसके अंदर दो जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के ब्रिज हैं, CO के दो ब्रिज हैं। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स को आप एक बार देख लो, फिर हम पढ़ते हैं कि अब सिनर्जिक बॉन्डिंग होता क्या है। तो होता ये है कि जो हमारे होमोलिप्टिक कार्बोनिल कंपाउंड है इनके अंदर सिनर्जिक बॉन्डिंग होता है। तो यहाँ पे हमारा सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखो ये मेटल है और ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो इनके बीच में होता है सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होता है, इज ए कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द मेटल एंड वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड। यानी कि जो लिगेंड्स के, जैसे यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो है ये एक लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, ये है सेंट्रल मेटल एटम। और ये कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म होंगे हम देख लिए कि हाँ टेट्रा, पेंट्रा, हेक्सा, ऑक्टा सब कंपाउंड फॉर्म होंगे, उनके भी स्ट्रक्चर देख लिए। तो ये कंपाउंड क्यों फॉर्म होगा, कैसे फॉर्म होगा, उनके बारे में बात करें। सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा, कैसे बॉन्ड होगा, तो कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड फॉर्म्ड होगा बाय ओवरलैपिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द मेटल एंड वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड्स। जो ये लिगेंड है हमारा, इनमें क्या है वैकेंट ऑर्बिटल है, और जो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है यहाँ पे हमारा फील्ड D ऑर्बिटल है। तो ये जो है यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन इसमें वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेंगे और हमारा यहाँ पे बैक डोनेशन होगा और सिनर्जिक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं पाई एसिड लिगेंड। अब ये पाई एसिड लिगेंड क्या होता है, तो ऐसा लिगेंड जो कि एक्सेप्ट कर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द मेटल एटम इन इट्स मतलब एंटी ऑर्बिटल एसिड में, तो उसको बोलते हैं हम पाई एसिड लिगेंड बोलते हैं। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये पाई एसिड लिगेंड है और अपने ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो होता यहाँ पे ये है दोस्त, ध्यान से सुनो फिगर को, कि जो ये मेटल है, मेटल के D ऑर्बिटल पूरा फील्ड है, ठीक है। और जो ये लिगेंड है इसमें वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा एक तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, वो आपको पता ही होगा। दूसरा हमारा यहाँ पे पाई बॉन्डिंग जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगा मेटल से वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड के अंदर। तो ये होता है हमारा सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है। तो जितना ही ये बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा उतना ही ये बॉन्डिंग कमज़ोर होगा। तो समझ रहे हो ना कि इधर ज़्यादा अगर बॉन्डिंग होने लगा तो ये बॉन्डिंग मेरा कमज़ोर होने लगेगा, तो फिर इधर का जो बॉन्डिंग कमज़ोर होगा तो बॉन्ड लेंथ इधर का इंक्रीज़ करेगा। यानी कि जितना ही ज़्यादा इसका बॉन्डिंग होगा उतना ही इसका बॉन्ड लेंथ होगा, क्योंकि जो है इनका बॉन्डिंग वीक हो गया। वही हम पढ़ने वाले हैं, इनका रिलेशन के ऊपर बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, पहले हम अपने खुद से पढ़ लें कि मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सेंट्रल मेटल। अगर ये सेंट्रल मेटल एटम पे जितना ज़्यादा मेरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा अच्छा सिनर्जिक बॉन्डिंग फॉर्म होगा, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उतना ही ज़्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा, ठीक है। उतना ही ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा। दोनों ये मेटल और कार्बन के बीच में हम बात करें, जो भी हम बात करेंगे मेटल और कार्बन के बीच में बात करें। सिनर्जिक बॉन्डिंग है ये मेटल और इस लिगेंड के कार्बन के बीच में ही हो रहा है। तो जितना ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना ही ये डोनेट करेगा और उतना ही हमारा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा। तो उतना ही यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करेगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज़ करेगा, मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ करेगा। और फिर जो ये कार्बन और ऑक्सीजन, जो कार्बन मोनोऑक्साइड का मेरा कार्बन ऑक्सीजन है, इनके बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा। अगर ये कार्बन इनके साथ जुड़ गया, इनके साथ बॉन्डिंग मजबूत कर रहा है, तो सिंपल सोच सकते हो कि इनका बॉन्डिंग कमज़ोर होगा। तो फिर अगर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्डिंग कमज़ोर होगा तो इनका बॉन्ड लेंथ जो है ये डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। मतलब सॉरी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ करेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज़ करेगा और बॉन्ड लेंथ जो है ये इंक्रीज़ करेगा। सिंपल सी बात है कि यह जितना ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मेटल के पास, उतना डोनेट करेगा, उतना सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा, उतना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे मेटल कार्बन के बीच में होगा, मेटल कार्बन के बीच में उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, उतना ही कम बॉन्ड स्ट्रेंथ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होगा। तो फिर इन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ जो है ये इंक्रीज़ कर जाएगा। तो इनको आप ऐसे नोट कर सकते हो, बहुत हेल्प हो जाएगा। तो क्वेश्चंस इस पे एग्जैक्ट पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ ना, इस साल इससे अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर जो है आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आया हुआ था कि कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो है मैक्सिमम किस में होगा, आपको ये बताना है। देखो अगर फिर से बात करें, बॉन्ड लेंथ किस में मैक्सिमम होगा, जिसमें कि हमारा सबसे ज़्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा, ठीक है। जिसमें जितना ही ज़्यादा मेरा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा उतना ही ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा मेटल और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमारा यहाँ पे कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो है मैक्सिमम किस में होगा। तो देखो जितना ही ज़्यादा मेरा बॉन्ड लेंथ होना चाहिए कार्बन उतना ही ज़्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग कम होगा जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो मेटल के ऊपर। तो आप इस तीनों फिगर के देखो, जितने भी मेरे ऑप्शन दे रखे हैं, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में है,
ठीक है। इस पे है हमारा, इस पे तो ये इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, Mn प्लस होगा, ये Fe+2 होगा, और ये क्रोमियम पे 0 चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका सिनर्जिक बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होगा, और जो CO का बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम होगा, यानी कि बॉन्ड लेंथ जो है इंक्रीज़ करेगा। उसी टाइप से यहाँ पूछ देगा कि CO बॉन्ड लेंथ बता दो, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसमें होगा, तो जितना ही मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना ही CO। तो सिंपल आप याद कर सकते हो, मैंने इसलिए सिंपल इसको लिख लिया कि जितना ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर, उतना ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, उतना ही कम CO बॉन्ड लेंथ होगा। इसके अपोजिट कर दो तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे सही, कि हायर बॉन्ड लेंथ किसमें होगा। तो ये दोनों क्वेश्चंस कर लो, इनको कर लो, आपको कभी क्वेश्चन इससे गलत नहीं होंगे। ठीक है। NCERT पढ़ लेते हैं। NCERT में सिंपल दे रखा है वही कि मेटल कार्बन जो है सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों फॉर्म करते हैं। मेटल कार्बन जो है हमारे, ये सिग्मा बॉन्ड जो फॉर्म होता है ये सिंपल डोनेशन ऑफ द लोन पेयर होता है मेटल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन के बीच में और वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द मेटल के बीच में, यानी कि जो कार्बोनिल कार्बन है और मेटल के बीच में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। और जो पाई बॉन्ड जो है हमारा, ये कब फॉर्म होता है, जब हमारा मेटल जो है डोनेट करता है कार्बन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर, इसके कार्बन मोनोऑक्साइड के। तो ये सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, ये हो गया। लेकिन इस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो बॉन्ड लेंथ के ऊपर आते हैं, कि इनका बॉन्ड लेंथ कब इंक्रीज करेगा कब डिक्रीज करेगा, वो देख लेना। अब जो इंपॉर्टेंस यहाँ पे दे रखे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको सब लोग छोड़ देते हैं, लेकिन इससे मतलब सिंपल क्वेश्चन आते हैं एकदम बायो की तरह। तो हम सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को यूज़ करते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर। जो कलर रिएक्शन जो शो करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको यूज़ करते हैं, जैसे EDTA हो गया, DMG हो गया, इनको यूज़ करके हम कलर ऑब्टेन करते हैं, फिर उससे उसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करते हैं कि कितना है कोई भी। हार्डनेस ऑफ वाटर के अंदर, ठीक है, हम EDTA का यूज़ करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं उस EDTA से, और पता करते हैं उसमें कितना Ca+2 और Mg+2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। देखो स्टेबिलिटी कांस्टेंट का टॉपिक जो है इस चैप्टर से रिमूव हो चुका है, लेकिन तब भी इसे यहाँ पे दे रखा है वर्ड, तो हल्का दिख रहा है कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है उसका यूज़ करते हैं यहाँ पे। फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ जो मेटलर्जी रिमूव हो चुका है, लेकिन मेटलर्जी से यहाँ पे इंपॉर्टेंट दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है मेटलर्जी से, यहाँ पूछ सकते हैं। फिर आप बोलोगे मेटलर्जी तो पढ़ा ही नहीं हमने। देखो सिल्वर और गोल्ड के मेटलर्जी में हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को यूज़ करते हैं। गोल्ड का एक्सट्रैक्शन बहुत अच्छे से दे रखा था, साइनाइड का यूज़ करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, फिर उसको स्टेट कर लेते हैं। उसी टाइप से यहाँ पे हम सिल्वर को भी करते हैं। फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है आपके मेटलर्जी में बहुत अच्छे से दे रखे थे। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते थे, निकल का एक कंपाउंड बनाते थे, फिर उसका प्यूरिफाई करते थे एकदम प्योर निकल के अंदर। तो एक्सट्रैक्शन के अंदर, प्यूरिफिकेशन के अंदर हम दोनों को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, जैसे क्लोरोफिल है, वहाँ भी हमारा मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो जो हम इस चैप्टर के फर्स्ट लाइन में पढ़े थे कि हाँ क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है। ठीक है, तो आप इन सारे एग्जांपल्स को देख लो अच्छे से। फिर यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है विल्सन कैटलिस्ट। ठीक है, रोडियम कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होता है, ये जो है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्केन में यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे दे रखा है एग्जैक्ट याद कर लो कि हाँ आपके विल्सन कैटलिस्ट जो है इनका फार्मूला क्या है, इनको कहाँ यूज़ करते हैं। यहाँ पे रोडियम कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और इसको हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्केन के अंदर। और जो आपका इन्वायरमेंट वाला चैप्टर था वो रिमूव हो गया, वहाँ पे भी ये रिएक्शन दे रखा था। तो इसको जरूर याद करना कि विल्सन कैटलिस्ट के बारे में फार्मूला क्या है, उसको कहाँ पर यूज़ करते हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्केन के अंदर। ओके, फिर सिल्वर और गोल्ड के अंदर भी यूज़ करते हैं उनके, मतलब हम ही पढ़ के ही हैं जस्ट कि उनके एक्सट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। दोनों कंपाउंड ही ये फॉर्म होते थे। ब्लैक एंड वाइट जो AgBr है, इसको हम यूज़ करते हैं अपना, ठीक है, या फोटोग्राफी के अंदर यूज़ करते हैं। जो AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड है, इनको ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर यूज़ करते हैं। फिर ये लास्ट में यहाँ पे दे रखा है, बहुत अच्छा देखा है, लीड पॉइजनिंग के अंदर हम EDTA का यूज़ करते हैं। ठीक है, और सिस्प्लेटिन इसका एग्जाम्पल दे रखा है। तो EDTA का हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो लीड पॉइजनिंग के अंदर करते हैं। और PDF आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मेरा प्रीमियम जो ग्रुप है उस पर आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में पिंड कमेंट है या कमेंट में भी है।